डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियोस की जो सीरीज है इसमें हम गुप्ता एंड गुप्ता की बुक में एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है उसमें न्यूली एडेड क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। ये सीरीज का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम क्वेश्चंस कवर करेंगे 401 से लेकर 432 तक। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 401 में दिया है कि किस रेंज की फ्रीक्वेंसी ह्यूमन ईयर है वो हीयर कर सकता है। तो ये आपको याद रखना होगा। वैल्यूज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज होते हैं और जो बेबीज होते हैं वो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की साउंड्स भी सुन सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 402 में दिया है कि यहाँ पर जो इकोलॉजी दी गई है इनमें से कौन सी ऑटोकोलॉजी होगी। तो ऑटोकोलॉजी है, इसमें हम स्टडी करते हैं कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। तो इंडिविजुअल स्पीसीज की जो इकोलॉजी होगी वो ऑटोकोलॉजी होगी। सिंकोलॉजी होगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे, ये सब फील्ड है इकोलॉजी की, कि डिफरेंट जो स्पीसीज हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं एक कम्युनिटी में, वो सिंकोलॉजी होगा। और इकोलॉजी है ये कंबाइंड आ जाएगा इसमें सारा का सारा। ये सब बेसिकली इकोलॉजी की ब्रांचेस हो गई, सिंकोलॉजी और ऑटोकोलॉजी। तो इसमें हम स्टडी करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके फिजिकल एनवायरनमेंट है वो उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 403 में दिया है कि कंबाइंड सीवर सिस्टम का कौन सा एडवांटेज नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 403 में दिए है कि यहाँ पर जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा एडवांटेज मेरिट नहीं है कंबाइंड सीवरेज सिस्टम का। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट देख के ही आइडिया लग जाएगा। फर्स्ट में दिया गया कि रेन वाटर को डाइल्यूट करता है सीवेज, तो इजीली और इकोनॉमिकली हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो जो पोल्यूटेंट वगैरह है उनकी कंसंट्रेशन थोड़ी यहाँ पे कम हो जाती है। सेकेंड में दिया कि इनिशियल कॉस्ट हाई है एज कम्पेयर टू सेपरेट सिस्टम। तो ऑब्वियसली इनिशियल कॉस्ट हाई है तो ये तो डिसएडवांटेज हुआ इसका। सेकेंड में दिया है कि होल सीवरेज इज टू बी डिस्पोज्ड बाय पंपिंग। तो ये अनइकोनॉमिकल हो जाएगा क्योंकि इनिशियली अगर हम सेपरेट सिस्टम यूज कर रहे हैं तो जो रेन वाटर है उसका जो रन ऑफ वाला जो पोर्शन है उसको हम कहीं पे भी डिस्पोज कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें सारा का सारा प्लांट तक पहुंचाना पड़ेगा और अगर हमें पंपिंग की जरूरत पड़ रही है इसमें तो काफी अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो ये भी डिसएडवांटेज हुआ। और डी में दिया कि हैवी रेन्स में क्या हुआ, ओवरफ्लो हो सकते हैं सीवर्स। तो रेन वाटर वाले सीवर्स अगर ओवरफ्लो हो रहे हैं जिनमें रन ऑफ जा रहा है तो इतना इश्यू नहीं है। लेकिन हमने कंबाइंड सीवर बनाया, उसमें सीवेज भी है उसमें रन ऑफ भी है, वो अगर आउटफ्लो होंगे तो वो काफी प्रॉब्लमेटिक होगा। तो फर्स्ट है वही एडवांटेज है, वही मेरिट होगा, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 404 में दिए है कि अमोनिया को ऑक्सीडाइज करेंगे तो नाइट्राइट्स बनते हैं और फिर नाइट्रेट्स बनते हैं एरोबिक बैक्टीरिया से। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है। तो ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें NH3O2 के साथ में रिएक्ट करके NH2OH बनाती है, फिर बनता है NO2 माइनस और फिर बना है NO3-2। तो ये है, ये सारा का सारा प्रोसेस है, इसको नाइट्रिफिकेशन बोला जाता है। ए है वो आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 405 में दिए है कि एक टैंक है जिसमें रॉ सीवेज या पार्टली ट्रीटेड सीवेज को कलेक्ट किया जाता है, छोड़ दिया जाता है थोड़े टाइम के लिए और स्लो रेट से फिर हम उसको डिस्चार्ज करते हैं सब्सिक्वेंट जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है उनके लिए। तो ये डोजिंग टैंक होता है। इसमें क्या होता है, कुछ टाइम के लिए हम स्टोर कर लेते हैं तो अगर प्लांट की कैपेसिटी कम है उसके बाद हम इसको धीरे धीरे फर्दर जो प्रोसेस है ट्रीटमेंट के उनके लिए सप्लाई करते रहते हैं। तो ये अभी ज़्यादा यूज नहीं होता है, ये पहले यूज होता था जब सीवेज ट्रीटमेंट का जो सीवेज वाटर था उसका वॉल्यूम कम होता था, डिस्चार्ज कम होता था। स्किमिंग टैंक में क्या होता है, स्किमिंग टैंक में एक ऐसा चैम्बर है जिसमें से ऑयल, फैट्स और ग्रीस वगैरह ये सारे के सारे सरफेस पे आ जाते हैं चर्निंग के कारण और उसके बाद हम इनको रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए है वो करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 406 में दिया है कि स्लज कंडीशनिंग के कॉन्टेक्स्ट में इल्यूट्रेशन क्या होता है, किसका सिनोनिम है। तो इल्यूट्रेशन है सिनोनिम वॉशिंग का। बेसिकली स्लज कंडीशनिंग क्या होती है, स्लज की हम डिवाटरिंग करते हैं कि वाटर उसमें से निकाल दें कुछ ताकि जो हमें ट्रीट करना है वो जो वॉल्यूम है वो कम हो जाए। तो डिवाटरिंग के प्रोसेस से पहले स्लज की कंडीशनिंग की जाती है ताकि डिवाटरिंग इजीली हो। इल्यूट्रेशन क्या होता है, इसमें स्लज को डिवाटर करने से पहले, कौन से मेथड से डिवाटर करने से पहले, वैक्यूम फिल्ट्रेशन मेथड से डिवाटरिंग करने से पहले इल्यूट्रेट किया जाता है जिसमें कि स्लज को वॉश किया जाता है ताकि इसमें ऑर्गेनिक और फैटी एसिड्स हैं वो रिमूव हो जाए। स्लज डाइजेशन एक्शन में क्या होगा, वोलेटाइल एसिड्स होंगे, अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड, ये सारा का सारा फॉर्म होगा और अगर ये रिमूव नहीं किया गया तो कोगुलेशन प्रोसेस में और डिवाटरिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे स्लज और वाटर को मिक्स किया जाता है एक चैम्बर में, जिसमें मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं। डिफरेंट तरीके होते हैं इसके इलेक्ट्रिफिकेशन के, बट बेसिकली ये वॉशिंग ही है, ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 407 में दिया है कि स्लज थिकनिंग है, ये कॉमनली हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये हम ग्रेविटी थिकनिंग से कर सकते हैं, एयर फ्लोटेशन से कर सकते हैं और सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से कर सकते हैं। स्लज थिकनिंग में क्या होगा, एक होंगे ग्रेविटी थिकनेस, जिनमें नॉर्मल सेडिमेंटेशन टैंक में होता है कि सॉलिड्स हैं वो नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं, वाटर है वो लाइट है तो ऊपर आ जाता है, और उसके बाद हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। सेम वही मैकेनिज्म होता है, डिफरेंस क्या है, एक तो नीचे जो सॉलिड्स कलेक्ट हो रहे हैं वो वाला वॉल्यूम हम ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि अब वाटर नहीं है, स्लज है जिसमें सॉलिड्स बहुत ज़्यादा है। और दूसरा जो रैकिंग सिस्टम होगा, जो यहाँ से रिमूव करने का सिस्टम होगा इन सॉलिड्स को, स्लज को, वो काफ़ी हैवी हम यूज़ करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है यहाँ पर। दूसरा है डिजोल्व्ड एयर फ्लोटेशन, जिसमें माइन्यूट एयर बबल हम बनाएंगे, जो कि अटैच हो जाएंगे सस्पेंडेड सॉलिड्स के साथ में। अब सॉलिड्स के साथ में एयर की बबल्स अटैच हो गई हैं, तो वाटर से लाइट हो जाएगा और ऊपर फ्लोट करके आ जाएगा। तो अब यहाँ पे वाटर को नीचे से आप हटा सकते हो और सॉलिड्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे। स्लज थिकनिंग बाय सेंट्रीफ्यूगल है, इसमें हाई स्पीड प्रोसेस होता है, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज का यूज करके हम सेपरेट करते हैं जो सॉलिड्स हैं उनको। तो यहाँ पर तीनों ही प्रोसेस हैं, इसके डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 408 में दिया है कि यहाँ पर जो प्रोसेस दिए गए ऑप्शंस में, उनमें कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वेस्ट वाटर में कोई केमिकल ऐड करते हैं, और वो केमिकल है वो उनमें जो फोर्सेज हैं, जो उनको सस्पेंडेड फॉर्म में रख रहे हैं, उन फोर्सेज में रिडक्शन करता है। तो ये कोगुलेशन का प्रोसेस है, बेसिकली चार्ज है पार्टिकल्स पे और उसके कारण वो सस्पेंडेड फॉर्म में है, अक्मुलेट नहीं हो रहे हैं, डिपॉजिट नहीं हो रहे हैं नीचे। कोगुलेंट हम अगर ऐड करते हैं तो वो चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो यहाँ पर प्रोसेस ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्लोक्यूलेशन है, प्रोसेस है, उसमें कोगुलेंट ऐड करने के बाद में हम मिक्सिंग करते हैं स्लोली, ताकि बड़े बड़े फ्लोक्स हैं वो बन पाए, तो यहाँ पर ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 409 में दिया है कि यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं टैंक के, इनमें से कौन सा ऐसा टैंक है जो ग्रिड रिमूवल यूनिट के साथ साथ कुछ कुछ ऑर्गेनिक मैटर को भी ग्रिड के साथ में रिमूव करता है। तो ये डेटिरेटस टैंक होता है, बट ये वैसे ही है, रेक्टेंगुलर होगा, ग्रिड चेम्बर के जैसे होगा, बट इसमें वेलोसिटी होगी वो स्मॉल होगी। वेलोसिटी स्मॉल होगी, डिटेंशन पीरियड है वो लार्ज होगा, तो वो जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स ग्रिड के कंपैरेटिवली थोड़े लाइट वेट है, वो भी इसमें सेटल हो जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। तो वेरी फाइन सैंड पार्टिकल्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेटर है वो भी यहाँ पर सेटल हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। स्किमिंग टैंक में क्या करते हैं, हम फैट्स वगैरह को, ऑयल वगैरह को रिमूव करते हैं, चर्न करते हैं कि वो टॉप पे रहे और उसके बाद उसको टॉप से हटा देते हैं, तो यहाँ पर ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 410 में दिया है कि डोमेस्टिक सीवेज है, उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर दिए गए हैं कि वेट ऑफ सैंपल ऑफ सीवेज दिया गया है, वेट ऑफ सॉलिड्स आफ्टर इवेपोरेशन दिया गया है, ड्राई रेजिड्यू दिया गया है इग्निशन के बाद। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ सॉलिड्स होते हैं, और यहाँ पर आपसे पूछा गया वोलेटाइल सॉलिड्स का पीपीएम में कंसंट्रेशन। तो वोलेटाइल सॉलिड्स कैसे होते हैं, उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो सीवेज होगा उस सीवेज में सॉलिड्स होंगे और वाटर होगा, मैक्सिमम पोर्शन होगा उस वाटर का होगा। सॉलिड्स होंगे वो या तो सस्पेंडेड फॉर्म में हो सकते हैं या डिजोल्व फॉर्म में हो सकते हैं। कैसे होते हैं, आप सैंड लो, एक चम्मच, एक गिलास पानी में डाल के उसको मिक्स कर रहे हो, जो पार्टिकल्स हैं सैंड के वो वहां पर सस्पेंडेड फॉर्म में आपने ऐसे से मिक्स करके छोड़ा है अभी। तो डिजोल्व कैसे होगा, आप एक चम्मच सॉल्ट लो या शुगर लो, उसको एक गिलास में अच्छे से मिक्स कर दो और वो डिजोल्व हो गया पूरा। तो अब जो उसमें जो सॉलिड्स प्रेजेंट है वो डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। सस्पेंडेड सॉलिड्स को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं फिक्स्ड और वोलेटाइल। तो जो वोलेटाइल सॉलिड्स हैं उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हम सस्पेंडेड सॉलिड्स जो सारे हैं उनको बर्न करेंगे, इग्नाइट करेंगे 550 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ पर सारे वोलेटाइल सॉलिड्स हैं वो जल जाएंगे, तो उनका जो डिफरेंस आएगा, लॉस ऑफ वेट आएगा, वो वोलेटाइल सॉलिड्स आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है इवेपोरेशन के बाद में जो वेट था वो 0.952 ग्राम है, 0.952 ग्राम है, यानी टोटल सॉलिड्स हैं वो 0.952 ग्राम है। टोटल सॉलिड्स में आपने इग्नाइट किया उसके बाद जो वेट आ रहा है वो 0.516 ग्राम है। डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, वोलेटाइल सॉलिड्स बर्न हो गए हैं उनकी वजह से आ रहा है। तो लॉस होगा वो कितना होगा, 0.436 ग्राम। अब आपको निकालिए कंसंट्रेशन टोटल जो सीवेज है उसमें, तो 0.436 ग्राम वोलेटाइल सॉलिड्स है 1000 ग्राम के सीवेज में। अब आपको लिखनी है पार्ट्स पर मिलियन, यानी
1 मिलियन सीवेज के पार्टिकल्स हैं, तो उसमें कितने पार्टिकल्स हैं वो इसके वोलेटाइल सॉलिड्स के होंगे। तो इसके लिए आपको इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। पहले तो आप यूनिट सेम रखोगे पीपीएम में निकालने के लिए, तो ऊपर भी ग्राम है, नीचे भी ग्राम है। अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो 436 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10⁻6, यानी 10⁻6 पार्टिकल्स कितना है ये मिलियन। तो 10⁻6 पार्टिकल्स हैं, उनमें कितना यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है वोलेटाइल सॉलिड्स के 436। तो ये कंसंट्रेशन यहाँ पे आ गई 436 में आ गई पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन पार्टिकल सीवेज के होंगे, तो उसमें 436 पार्टिकल्स हैं वोलेटाइल सॉलिड्स के होंगे। तो यहाँ पर सी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 411 में दिया गया है कि यहाँ पर जो एडवांटेजेस दिए गए हैं उनमें से कौन से एक्टिवेटेड कार्बन है, मतलब एक्टिवेटेड कार्बन को हम वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, उसके एडवांटेज हैं। तो ये क्वेश्चन है वो एस के घर की जो बुक है उसमें एग्जैक्टली वहां से पिक किया गया है। वहां पर डायरेक्टली ये स्टेटमेंट दिए गए हैं एडवांटेजेस क्या क्या है। पाउडर्ड फॉर्म में कोगुलेशन से पहले अगर हम यूज करते हैं तो ये कोगुलेशन में हमें हेल्प करता है। क्लोरीन डिमांड है वो ट्रीटेड वाटर की ये रिड्यूस करता है। ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है उसको रिमूव करता है। टेस्ट, ऑर्डर एंड कलर को रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। किसकी वजह से होते हैं टेस्ट, कलर और ऑर्डर किसकी वजह से हो सकते हैं, आयरन, मैग्नीज और एक्सेसिव क्लोरीन या हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसका ओवरडोज है वो हार्मफुल नहीं है, ये भी एक एडवांटेज है हमारे लिए। अब हम देखते हैं ऑप्शंस। यूज्ड इन पाउडर्ड फॉर्म कोगुलेशन, इट डज नॉट एड इन कोगुलेशन, तो ये गलत हो गया यहाँ पर। ये ऐड करता है, ये हेल्प करता है कोगुलेशन में। आपसे यहाँ पे पूछा गया है फॉलोइंग इज एडवांटेज पूछा गया है, तो पहला तो एडवांटेज नहीं है। इट इंक्रीजेज द क्लोरीन डिमांड, बेसिकली सारे यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हैं ना उनको चेंज करके अपोजिट स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दिए गए हैं, तो ये डिक्रीज करता है क्लोरीन डिमांड को। इट रिमूव्स ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, ये सही होगा। डी, इट्स ओवरडोज इज हार्मफुल, ये भी गलत है, ओवरडोज हार्मफुल नहीं है। तो यहाँ पर वैसे थोड़ा कॉमन सेंस से आप थोड़ा अंदाजा भी लगा सकते हो, क्योंकि एडवांटेज है तो थोड़ा पॉजिटिव टाइप का साउंड होना चाहिए उस स्टेटमेंट का, क्योंकि यहाँ पर 3 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो नेगेटिव साउंड कर रहे हैं। तो सी होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 412 में दिया है कि वेरियस टाइप ऑफ वाटर डिमांड कौन कौन सी है। तो किसी भी सिटी की वाटर डिमांड कौन कौन सी होती है। डोमेस्टिक वाटर डिमांड जो रेजिडेंशियल एरिया में यूज होता है, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड जो इंडस्ट्री वगैरह वहाँ पर है जो यूज करते हैं, इंस्टीट्यूशनल कमर्शियल वाटर डिमांड, कोई कमर्शियल स्पेस है, शॉपिंग मॉल हो गया, कोई इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो इन सब में जो यूज होगा वो इसमें जाएगा। पब्लिक यूजेज की जो डिमांड है, जैसे कि पब्लिक के लिए पार्क बने हुए हैं कोई, उनके में जो वाटर यूज हो रहा है वो डिमांड फॉर पब्लिक यूज में होगा। फायर डिमांड तो सबको पता है, कहीं आग लग गई तो उसके लिए जो वाटर डिमांड होगा। और जो लॉसेज वगैरह हो रहे हैं उन सबको कंपनसेट करने के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा वाटर हमें प्रोवाइड करना होगा, सप्लाई करना होगा। तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड भी होगा, इंडस्ट्रियल भी होगा और पब्लिक यूजेस भी होगा। डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 413 है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे दिया गया एक बिग सिटी है, उसकी पॉपुलेशन है 50 लाख, 6 मॉडरेट फायर्स हैं, 3 घंटे में 6 अलग अलग जगह मॉडरेट फायर अकर हो रहा है। अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर पर्सन क्या है। तो पहले तो टोटल अमाउंट निकाल लीजिए आपकी। 6 फायर ब्रेक हो रही है एक तो 3 घंटे में, और यहाँ पर एक फायर में 3 आपको जेट लगाने हैं। एक तो जो बर्निंग है जिसमें आग लगी हुई है उस वाली बिल्डिंग पे, और 2 इधर और इधर वाली बिल्डिंग में, आजू बाजू की जो बिल्डिंग है, ताकि वो ना जले, उनमें आग ना फैले। तो एक जगह फायर अगर लगी है तो यहाँ पर 1100 लीटर पर मिनट के हिसाब से तो वाटर सप्लाई करना है। 1100 की रेट हो गई, लीटर आएगा ये। 3 सप्लाई करें, 3 जेट से हम सप्लाई करें, एक इस बिल्डिंग पे, एक इस पे, एक इस पे। आपको निकालना है 3 घंटे में। 3 घंटे के लिए फायर ब्रेक हुई है, तो 3 घंटे में कितना वाटर सप्लाई करोगे, ये लिया गया है कि लीटर पर मिनट में। तो यहाँ पे 3 घंटे को भी आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए 3 into 60 करके। तो एक फायर की वाटर डिमांड अगर ये है तो 6 फायर्स की ये हो जाएगी। आपसे पूछा गया पर पर्सन, पॉपुलेशन आपको दी गई है 50 लाख, तो 50 लाख से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 0.95 लीटर आ जाएगा। कैलकुलेशन भी काफ़ी सिंपल है, यहाँ पर ए आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 414 में दिए है कि यहाँ पर जो फैक्टर्स दिए गए हैं
उनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो लॉसेज और वेस्ट को अफेक्ट नहीं करता है? तो मीटरिंग सिस्टम लॉसेज को अफेक्ट करेगा। लोग फिर अच्छे से वाइजली पानी को यूज़ करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे अगर मीटरिंग सिस्टम है तो। उन्हें पता है जितना पानी यूज़ करें उसके अकॉर्डिंग उन्हें बिल पे करना होगा। अनऑथराइज्ड कनेक्शंस हैं, तो उसमें आपका वेस्ट होगा, लॉसेज होंगे, अगर कहीं पे चोरी हो रही है पानी की तो। उसके अलावा वाटर डिमांड है वो नहीं अफेक्ट करेगा लॉसेज को। डी में जो दिया है ये भी अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ऐसे में जहाँ पे लीकेज हो रहा है उसके लॉसेज हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा प्रेशर है तो अमाउंट ऑफ लीकेज होगा वो ज़्यादा होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर सी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 415 में दिया है कि स्टोरेज कैपेसिटी एक रिजर्वोयर की हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। ये सारे 22 का क्वेश्चन है और इतने ज़्यादा थ्योरेटिकल जेई टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो प्रिज्मोइडल फॉर्मूला होता है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। प्रिज्मोइडल फॉर्मूला होता है जो कि कैलकुलेट करने में काम में आता है स्टोरेज कैपेसिटी। जैसे कि ये रिजर्वोयर है, यहाँ पर एरिया A1 है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका, ये वाला एरिया यहाँ पर A2 है, इनके बीच की हाइट h है। तो इस तरीके से डिफरेंट जगह पे आप एरिया निकालोगे, A0, A1, A2, A3 इस तरीके से, और आप ये प्रिज्मोइडल फॉर्मूला लगा के इससे फिर वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आंसर है वो आ जाएगा प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 416 में दिए है कि मॉडर्न जो कमर्शियल टर्बिडिटी मीटर है, जो बेस पे मतलब इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, वो इंसिडेंट लाइट के 90 डिग्री पे जो स्कैटरिंग हो रही है उसको मेजर करते हैं। तो ये कौन से हैं? तो ये नेफ्लोमीटर होते हैं। दो टाइप के टर्बिडिटी मीटर हैं, एक जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, एक बेलिस टर्बिडिटी मीटर। ये वाले हैं दोनों ही जो है इस प्रिंसिपल पे बेसिस पे वर्क करते हैं। ये इंटरफेरेंस जो कॉज कर रहे हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स उनको मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई टर्बिड वाटर है, यहाँ से आपने लाइट डाली, तो आप यहाँ पे जो लाइट ऑब्जर्व कर रहे हो वो डिपेंड करेगा कि कितने पार्टिकल्स हैं यहाँ पे। सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे तो टर्बिडिटी ज़्यादा होगी, और जो लाइट यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ से डालने के बाद वो काफ़ी कम होगी, क्योंकि बीच में वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स आएंगे और वो उसको इंटरफेयर करेंगे। नेफ्लोमीटर है, इसकी डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। इसमें लाइट की इंटेंसिटी मेजर करते हैं हम राइट एंगल टू द इंसिडेंट लाइट। इसमें तो इस डायरेक्शन में हमने लाइट डाली है और इसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, जबकि इसमें हम राइट एंगल पे मेजर करते हैं और हम एक फोटोमीटर यूज़ करते हैं ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए, कि जो पार्टिकल सस्पेंडेड पार्टिकल से जो लाइट टकरा के स्कैटर हुई है राइट एंगल पे, उसको हम मेजर करते हैं। जैक्सन वाले में तो क्या होता है कि बहुत ही सिंपल है, हम यहाँ पे एक जैसे कि आपने कैंडल रखी है, इसके ऊपर एक ये इस तरीके से वाटर का कॉलम है, कोई बीकर है इसमें वाटर फिल कर रखा है, तो आप यहाँ पे पानी भरते जाते हो। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको ये लाइट क्लियरली विजिबल नहीं होगी, कैंडल जो नीचे जल रही है, तो वो डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट करेगी फिर टर्बिडिटी मीटर को, मतलब टर्बिडिटी वैल्यूज को। जितना ज़्यादा वो हाइट तक आपको फिल करना पड़ रहा है वाटर में, मतलब उतना ही कम लेस टर्बिड वाटर है आपका। जबकि नेफ्लोमीटर है, इसमें हम 90 डिग्री पे जो स्कैटर हो रही है उसको मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 417 में दिए है कि कौन सी ऐसी डिजीज है जो प्रोटोजोवल इन्फेक्शन है उनके कारण होती है अंडर वाटर बोर्न डिजीज। तो वाटर बोर्न डिजीज है ये और प्रोटोजोवल इन्फेक्शंस के कारण होती है। ये है एम्यूबिक डिसेंट्री। दूसरा है यहाँ पर हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए भी कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के कारण होता है, या फिर कोई इन्फेक्शन पर्सन है उसके डायरेक्ट आप कॉन्टेक्ट में आ रहे हो। और पोलीमिलेट्स है, ये भी एक वायरस के कारण कोज्ड एक डिजीज है जिसके कारण पैरालाइज होता जाता है ह्यूमन का कोई एक बॉडी पार्ट। ये नर्व सिस्टम को अफेक्ट करता है, इसको हम इजीली वैक्सीन की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। और इन्फेक्शियस जॉन्डिस है, ये कंटेजियस नहीं है, बट ये हेपेटाइटिस जो है उसके कारण कभी कभी लीवर में फ्लेमेशन वगैरह होगा, इन्फ्लेमेशन, और उसके कारण ये इन्फेक्शियस जॉन्डिस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 418 में दिया है कि यहाँ पर जो मेथड्स दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा है जिसको पब्लिक वाटर सप्लाईज में हम यूज़ करते हैं, मतलब उसको प्योरीफाई करने के लिए पब्लिक वाटर सप्लाई को। तो स्क्रीनिंग भी हम करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में, सेडिमेंट एडेड कोगुलेशन भी करते हैं और डिसइंफेक्शन भी करते हैं, तो तीनों ही किया जाता है। यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 418 में दिया है कि स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर डायमीटर डी है और वो लेस देन 0.1 mm है, तो सेटलिंग वेलोसिटी है वो
किसके प्रोपोर्शनल होगी? जो स्फेरिकल पार्टिकल साइज अगर डी है, मतलब स्फेरिकल का डाया, तो किसके प्रोपोर्शनल होगी? तो ये स्टोक्स लॉ है सिंपल सा, और इससे हमें पता चल रहा है कि वीएस है ये डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। किस पार्टिकल साइज के रेंज में ये एप्लीकेबल होता है? 0.2 mm से लेके 0.002 mm तक। तो आपका 0.1 mm इसी रेंज में आ रहा है, तो स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल होगा और डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 420 है, काफी सिंपल है बट थोड़ी कैलकुलेशन टफ है। यहाँ पे दिया गया है कि सेटलिंग वेलोसिटी एक डिस्क्रीट पार्टिकल की है वो क्या होगी? रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 0.5 है, यानी लेमिनार कंडीशंस है, और हम स्टोक्स लॉ से वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, सेटलिंग वेलोसिटी। डायमीटर आपको दे दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे दिया है। बस आपको थोड़ा सा यूनिट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि आप अगर जी अगर आप 9.8 मीटर पर सेकंड करके ऐसा यूनिट में ले रहे हो, तो आपको बाकी को भी कन्वर्ट करना होगा। किसको कन्वर्ट करना होगा? एक तो डी को। डी है आपका 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर पर मतलब सेंटीमीटर, तो इसको आप 100 से डिवाइड करोगे तो 10⁻5 आ जाएगा। दूसरा ये विस्कोसिटी है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको आप 10⁻4 से मल्टीप्लाई करोगे, और इसको सॉल्व करने पर 2.22 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड आ रहा है, जो कि सेंटीमीटर में हो जाएगा 2.22 डिवाइडेड बाई 10, यानी 0.22, ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 421 में दिया है कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो प्रेशर फिल्टर की रैपिड ग्रेविटी फिल्टर के कितना टाइम्स होती है? तो रैपिड ग्रेविटी फिल्टर की भी आपको वैल्यूज याद रखनी है। ये 3 to 6 मीटर क्यूब होता है पर आवर पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 घंटे में अगर आपके फिल्टर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो वो 1 घंटे में 3000 से लेके 6000 लीटर तक पानी है वो उसको इनफिल्टर कर सकता है। प्रेशर फिल्टर है, इसका फिल्ट्रेशन कैपेसिटी 2 to 5 टाइम्स होता है रैपिड ग्रेविटी फिल्टर का। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 422 में दिया है कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, उसमें स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का क्या यूज है? तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स है ये रिसर्कुलेशन रेशियो कैलकुलेट करने के काम में आता है। रिसर्कुलेशन रेशियो होता है QR/Q0, जो रिसर्कुलेशन करके डिस्चार्ज आ रहा है, डिवाइडेड बाई जो डिस्चार्ज आ रहा है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से, क्योंकि जो स्लज है उसका कुछ पोर्शन हम वापस से सिस्टम में रिसर्कुलेट करते हैं। अब यहाँ पर ये इक्वल होता है x/10⁻6/SVI/x। x यहाँ पर MLSS जो टैंक में है वो है, SVI स्लज वॉल्यूम इंडेक्स है, और स्लज वॉल्यूम इंडेक्स है ये रिप्रेजेंट करता है कि स्लज का कंसंट्रेशन क्या है। तो कितना स्लज हमें, स्लज बेसिकली एक सीडिंग के जैसे होता है, जो रिसर्कुलेशन वाला स्लज है वो, तो कितना स्लज हमें रिसर्कुलेट करवाना है ये डिपेंड करेगा कि स्लज में मतलब कंसंट्रेशन क्या है, उसमें जो वॉल्यूम है स्लज का उसमें, तो ये डिसाइड करता है, ये डिपेंड करता है एसवीआई पे। इसलिए एसवीआई की हेल्प से हम रिसर्कुलेशन रेशियो निकालते हैं, ताकि जो प्रिवेलिंग कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग कितना हमें स्लज चाहिए रिसर्कुलेशन वाला वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 423 काफी सिंपल है। अपेरेंटिस ऐसा जिसको हम यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए इन्वर्ट लेवल ऑफ हाई लेवल ब्रांच सीवर टू इन्वर्ट लेवल ऑफ लो लेवल मेन सीवर। तो हाई लेवल ब्रांच सीवर को लो लेवल मेन सीवर से अगर कनेक्ट करना है तो हम ड्रॉप मैन होल की हेल्प लेते हैं। इसमें इस तरीके से यहाँ पर ये सीवेज जाता है और यहाँ पर ये मेन सीवर है, ये वाला मेन सीवर है, ये वाला है ये ब्रांच सीवर है। यहाँ पे प्लग है और ये है ये इंस्पेक्शन आर्म है। अब यहाँ पर किसी को अगर इंस्पेक्शन चैम्बर और मैन होल में अगर कंफ्यूजन हो रहा है, तो बेसिकली इंस्पेक्शन चैम्बर है ये मैन होल का स्मॉलर वर्जन है। मैन होल में कि पूरा का पूरा ह्यूमन बींग अंदर जाके चेक करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है मैन होल। जो कि इंस्पेक्शन चैम्बर है छोटा होता है, इसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह हम अंदर डाल सकते हैं, पूरा ह्यूमन अंदर जाके उसमें इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। साइफन है, ये क्या होगा अगर इस तरीके से फ्लो हो रहा है कि यहाँ से हाई लेवल पे वाटर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो इस टाइप का फ्लो होगा, ये साइफन फ्लो होगा, जहाँ पे प्रेशर होगा इस पॉइंट पे वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम होगा। तो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्रॉप मैनहोल है। मैनहोल सिंपल हो गया, ड्रॉप मैनहोल है इसका स्पेसिफिक टाइप है जो हम यूज करेंगे अगर एक हाई लेवल ब्रांच सीवर है, लो लेवल मेन सीवर है। तो क्वेश्चन नंबर 424 में दिया है कि हार्डनेस के जो कंसंट्रेशन है वो कैटाइंस हैं जो हार्डनेस कोज करते हैं। तो कौन से यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम ये हार्डनेस की कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं? तो कंडक्टिवीटर तो नाम से ही पता चल रहा है, कंडक्टिविटी मेजर करता है। पीएच मीटर पीएच मेजर करता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है,
ये यूज़ होता है हार्डनेस मेजर करने में। स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है, अब्जॉर्ब्ड और इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स होती हैं, जिनकी हेल्प से हम ये हार्डनेस मेजर करते हैं। और कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स हैं जो कि हार्डनेस कॉज करने वाले वो जो मल्टीवेलेंट कैटायन्स होते हैं वो। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 425 में दिया है कि स्मूथ जैक के ये कौन सी ट्रीटमेंट यूनिट है उसमें फोम होता है। तो ये स्लोसेंट फिल्टर है, उसमें फोम होता है। ये एक टॉप लेयर होती है स्लोसेंट फिल्टर में जो कि फोम होती है। फाइन मेस्ट मैट होता है, ये मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, मिनरल प्रेसिपिटेट्स। तो ये फाइन मेस्ट मैट बना लेते हैं जिसमें कि सारी इम्प्योरिटीज हैं वो बहुत अच्छे से ट्रैप हो जाती हैं। तो मेन फंक्शन क्या है इसका कि ट्रैप करता है और जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ब्रेक डाउन करता है, फॉरेन पार्टिकल्स है उनको ट्रैप करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर स्लोसेंट फिल्टर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 426 में दिया है कि यहाँ पर जो केमिकल्स दिए गए हैं उसमें डीक्लोरिनेशन में कौन से केमिकल को हम यूज करते हैं। तो है क्या डिक्लोरिनेशन, अगर सुपर क्लोरिनेशन हमने किया है जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन हमने ऐड कर दिया है तो हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा। अब दो तरीके हैं, या तो मिनिमम रेजिडुअल है जो 0.1 से 0.2 मिलीग्राम पर लीटर के आसपास होता है, वो आप उतना छोड़ दो और बाकी जो क्लोरिनेशन किया हुआ क्लोरीन है उसको हटा दो। दूसरा है कि सारा ही एक बार हटा दिया जाता है और रेजिडुअल जितनी जो रिक्वायरमेंट है वो वापस से ऐड कर दिया जाता है क्लोरीन। अब कौन-कौन से इसमें एजेंट्स होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, एक्टिवेटेड कार्बन हम यूज़ कर सकते हैं, सोडियम थायोसल्फेट कर सकते हैं, सोडियम सल्फाइड कर सकते हैं, अमोनिया कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखा जाए तो सोडियम सल्फेट दिया गया है, तो ये ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 427 में दिया है कि यहाँ पर जो सीक्वेंसेस दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन-सा है अकॉर्डिंग टू फ़िल्ट्रेशन रेट। अ, यहाँ पर जो ऑप्शंस में दिए गए हैं 4 डिफरेंट टाइप के फ़िल्टर्स। फर्स्ट है एसएसएफ स्लो सैंड फ़िल्टर, आरएसएफ है रैपिड सैंड फ़िल्टर, डीएमएफ है ड्यूल मीडिया फ़िल्टर और एमएमएफ है मिक्स्ड मीडिया फ़िल्टर। तो ड्यूल मीडिया फ़िल्टर जो है डीएमएफ, इसमें 2 डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं जिनको हम फ़िल्टर में यूज़ करते हैं। मल्टीमीडिया में 2 अलग-अलग 3 या मतलब 2 से ज़्यादा 3 या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, टाइप के मटेरियल्स होते हैं जिनको अलग-अलग लेयर्स में हम फ़िल्टर मीडिया के जैसे यूज़ करते हैं। रेट्स की अगर बात करें तो मल्टीमीडिया फ़िल्टर और ड्यूल मीडिया फ़िल्टर की सेम सी ही होती हैं, 300 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर एरिया के अकॉर्डिंग। रैपिड सैंड फ़िल्टर के का 75 टू 150 होगा और स्लो सैंड का सबसे कम होता है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा अगर हम और डिटेल जानना चाहें ड्यूल मीडिया फ़िल्टर की, तो इसमें क्या होगा, एक तो सैंड होगा, एक एंथ्रासाइट कोल होगा। एंथ्रासाइट कोल है जो सैंड है उसके कंपैरेटिवली लाइटर है, इसको हम टॉप पे रखते हैं, नीचे सैंड रखते हैं। मल्टीमीडिया फ़िल्टर की अगर हम बात करें तो उसमें गार्नेट हो सकता है, सैंड हो सकता है, एंथ्रासाइट कोल हो सकता है। एंथ्रासाइट कोल की एक नीचे मतलब ये होता है, ये लाइट होता है, गार्नेट होता है, ये सबसे हेवी होता है। तो गार्नेट है, ये स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा बैक वॉशिंग के टाइम, एकदम से हिलेगा नहीं अपनी जगह से। तो गार्नेट को नीचे लगाएँगे। एंथ्रासाइट कोल सबसे लाइट है, इसको हम ऊपर लगाएँगे और फ़िल्ट्रेशन की रेट के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो ऑप्शन ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 428 में दिया है कि यहाँ पर जो वाटर ट्रीटमेंट दिए गए हैं, उसमें कौन से में टर्बिडिटी मैक्सिमम होगी? तो कोगुलेशन में हम कोगुलेंट ऐड करेंगे। जो पार्टिकल्स हैं, उन पर जो चार्ज है, जो पार्टिकल्स हैं, उस पे जो चार्ज है, उसको न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं और इसके कारण ये एक्युमुलेट होने लग जाते हैं। पार्टिकल्स पास-पास आके फ्लो बनाने लग जाते हैं। फ्लो के कौन से प्रोसेस में बनेंगे? फ्लोक्यूलेशन में बनेंगे, जब हम स्लो मिक्सिंग करेंगे और जो पार्टिकल्स हैं, जिनका चार्ज न्यूट्रलाइज़ हो चुका है, वो पास-पास में आके फ्लोक्स बनाएँगे। तो फ्लोक्यूलेशन वो है ट्रीटमेंट प्रोसेस जिसमें टर्बिडिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि छोटे-छोटे जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, उन्होंने बड़े-बड़े फ्लोक बना लिए हैं और वो फ्लोट कर रहे हैं पूरे में। तो फ्लोक्यूलेशन के बाद टर्बिडिटी मैक्सिमम होगी। आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 429 में दिया है कि नाइट्रोजन की प्रेजेंस है वेस्ट मैटर में, तो वो किसके डिकम्पोजिशन के कारण होता है? तो ये प्रोटीन्स के डिकम्पोजिशन के कारण होता है और कार्बोहाइड्रेट के डिकम्पोजिशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। प्रोटीन का जो केमिकल फॉर्मूला इस तरीके से होता है और इसमें दिख रहा है आपको यहाँ पे एन आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है। वहीं पे ये फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का और इसमें रिलीज होती है CO2। तो प्रोटीन्स हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 430 में दिया गया है कि यहाँ पर जो पोल्यूटेंट्स दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा है जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम रिमूव नहीं करते हैं। तो इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, उनको हम ग्रिट चैम्बर में रिमूव करते हैं।
डिजोल्ड ऑर्गेनिक जो सॉलिड्स हैं उनको भी हम रिमूव करते हैं, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक सॉलिड्स है ना उनको रिमूव करना जरूरी है। अगर उसको रिमूव किए बिना हमने डिस्पोज किया तो ऑर्गेनिक मैटर वहां पर जो प्रेजेंट है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा, ऑक्सीजन आसपास के एनवायरनमेंट से कंज्यूम करेगा। अगर एनारोबिक कंडीशंस बन गई तो बहुत ही बैड स्मेल चारों तरफ फैल जाएगी, क्योंकि एनारोबिक कंडीशंस में फिर डिकम्पोजिशन होगा। ऑयल एंड ग्रीस को हम रिमूव करते हैं स्कीमिंग टैंक में। डिजोल्ड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं इनको हम रिमूव नहीं करते हैं। इनऑर्गेनिक जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उनको मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी उनकी ज़्यादा होती है और ग्रेट चैम्बर में उनको उनको रिमूव कर देते हैं मोस्टली। बट जो डिजोल्व फॉर्म में इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं उनको हम रिमूव नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 431 में दिया है कि एक एफ्लुएंट है, वेस्ट वाटर का रेट ये 8640 मीटर क्यूब पर डे है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, सरफेस स्ट्रीम की जो रेट है वो 1.2 मीटर क्यूब पर सेकंड है, टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो स्ट्रीम का मिक्सिंग के बाद टेम्परेचर क्या होगा? ये क्वेश्चन इतना इजी हो गया है इन ऑप्शंस की वजह से। थोड़ा सा भी आपको आइडिया है कैसे निकालेंगे, आप वैल्यूज देख के डायरेक्टली कर सकते हो। होगा क्या, बीओडी निकालना हो आपको, टेम्परेचर निकालना हो या किसी और की कंसंट्रेशन निकालना हो, ये फॉर्मूला हर जगह लगेगा। Q इंटू टेम्परेचर कर दोगे, यहाँ पे कंसंट्रेशन है तो वो कर दोगे 1 का, Q2 इंटू टेम्परेचर 2 का, डिवाइडेड बाय आपको क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। ऊपर आपने Q इंटू टेम्परेचर कर दिया है तो Q से डिवाइड करना पड़ेगा, तो नीचे आ जाएगा Q1 प्लस Q2। अब यहाँ पे ये देखिए आप 8640 के आगे 1.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड कितनी छोटी वैल्यू है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का 8640 मीटर क्यूब पर डे का डिस्चार्ज में अगर आप 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज ऐड करोगे 15 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो कितना चेंज आ जाएगा, बहुत ही माइनर सा चेंज आएगा। डी होगा आंसर। चाहे तो आप इससे सोल्व भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, बट आपको देख के भी ये अगर आप एक्सप्रेशन लिख पा रहे हो तो आइडिया लग जाएगा। इसलिए भी इजी हो गया है क्योंकि ऑप्शंस इन्होंने दूर दिए हैं, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो नहीं होगा, ये तो आपको समझ आ पा रहा होगा। तो यहाँ पर डी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 432 में दिया है कि एरिएशन है वाटर का, वो क्या रिमूव करने के लिए करते हैं। तो जो ओडर है वाटर में उसको रिमूव करने के लिए एरिएशन किया जाता है, जिसमें हम वाटर को एयर के कांटेक्ट में लाते हैं, उसमें ऑक्सीजन है वो डिजोल्व होती है, और जो भी डिजोल्व मेटल्स हैं जिनकी वजह से ओडर टेस्ट वगैरह हो सकता है, आयरन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर हो गया, इन सबको हम एरिएशन के प्रोसेस में डिजोल्व ऑक्सीजन की हेल्प से रिमूव कर पाते हैं। तो यहाँ पर ए होगा आंसर, ओडर।